हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस क्लासेस। हम चैप्टर 7 पर चल रहे थे, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर का आज का टॉपिक है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब आपको पता है, अब कोई भी सिस्टम है अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है आपका, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम क्या, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1। हमने एक सिस्टम लिया है जिसके कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, और जिनके मास क्या है, m1 m2 m3 डॉट 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 mn, और रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज, उन पार्टिकल की रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज क्या है, वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 डॉट 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 वेक्टर vn। अगर हम लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर p इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जितने पार्टिकल हैं उनके मोमेंटम का सम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस डॉट 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 वेक्टर pn। तो p1 की जगह हम क्या लिखेंगे, m1 v1, क्योंकि p इक्वल टू हमारा क्या होता है, mb। फर्स्ट पार्टिकल की बात हो रही है तो क्या होगा, m1 v1 वेक्टर। सेकंड की बात करेंगे, वेक्टर p2 की जगह क्या पुट करेंगे, m2 वेक्टर v2 प्लस डॉट 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 वेक्टर pn की जगह mn वेक्टर vn। बाय द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, जो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M ब्रैकेट में m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस डॉट 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 mn वेक्टर vn, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर वेक्टर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर p का मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसको मास और एक्सीलरेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है, mv, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू पूरे बॉडी के मोशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ मास। तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास तो हमने ले लिया टोटल मास कैपिटल M, और वेलोसिटी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d वेक्टर p अपॉन dt इक्वल टू m d वेक्टर v सेंटर ऑफ मास अपॉन dt। अच्छा, m की जगह m है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या बनता है हमारा, एक्सीलरेशन। क्या बनता है, एक्सीलरेशन। अगर हम यहीं पे देखें तो क्या हो जाएगा, d वेक्टर p अपॉन dt इक्वल टू वेक्टर F एक्सटर्नल फोर्स। यही होगा, सिस्टम पर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है पार्टिकल पर, उनका वेक्टर सम क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो वही चीज हो गई। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या होता है, सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होना है, जीरो। क्या दिखाएंगे, अगर हम मोमेंटम को कंजर्व दिखाना चाहते हैं तो उस सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या दिखाएंगे, जीरो। तो हमने वेक्टर F एक्सटर्नल क्या दिखा दिया, जीरो। तो क्या हो जाएगा, d वेक्टर p अपॉन dt इक्वल टू जीरो। जब इसका हम अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, d वेक्टर p अपॉन dt इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन। और प्लस क्या, अब इसमें देखो d, अगर इसको ऐसे देख लो पहले, d वेक्टर p और dt का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो क्या आएगा, जीरो। बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दो, हमें टोटल मोमेंटम निकालना है ना। dp का मतलब क्या है, स्मॉल मोमेंटम। क्या है, स्मॉल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, d वेक्टर p
इक्वल टू इंटीग्रेशन 0। और आपको पता है जब हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं अगर कोई लिमिट नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, ऐड कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट। अच्छा, डीपी वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा वेक्टर पी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। इस तरीके से पी इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, वेक्टर पी को हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, इनका सम लिया था कि नहीं लिया था, किसका सम लिया था, जो पार्टिकल के जो मोमेंटम थे उनका सम ही क्या था, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो वेक्टर पी की जगह क्या पुट करेंगे, वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर pn इक्वल टू कांस्टेंट। तो वही है, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0। ठीक है, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, और सिस्टम पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उस पे उनका वेक्टर सम कितना होना चाहिए, कितना, 0। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ गए, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, जब बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0, तब आपका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा उसका, कंजर्व। Thus, when the vector sum of the external force acting on a system is 0, the total linear momentum of the system remains constant. अब देखो, सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी। अब जो हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे उसमें हम रिजिड बॉडी का यूज करेंगे, किसका, रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी मीन्स क्या होता है, अ बॉडी सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन शेप बाय द एक्शन ऑफ अ फोर्स। अगर कोई बॉडी है, अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी के शेप में, साइज में कोई भी डिफरेंट नहीं हो रहा है तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब ये है, अगर ये कोई एक रॉड है, आयरन रॉड, क्या है, आयरन रॉड, इसका एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है और तीसरा पार्टिकल ये है। इसको हमने किसी एंगल से उठा दिया, किसी एंगल से हमने इसे उठा दिया, तो कहने का मतलब ये पार्टिकल तो यहीं रहेगा, ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा और ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा, यहां। अगर ये डिस्टेंस r है, अगर ये भी डिस्टेंस r है, अगर ये डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस क्या है, r, तो कोई पार्टिकल में कोई चेंजिंग आ रही है, नहीं आ रही, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। बात समझ आ गई। जैसे हम लोग हैं, हम बताओ रिजिड बॉडी है कि नहीं है, हैं? नहीं है, नो रिजिड बॉडी। अब देखो ये इस तरीके से हैंड है हमारे, इसे छोड़ लिए तो चेंज हो गया कि नहीं होगी, चेंज। तो कहने का मतलब रिजिड बॉडी का मतलब समझ गए हैं, कहने का मतलब अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है और उस पर हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उनके जो पार्टिकल हैं और पार्टिकलों के बीच में जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो वो क्या है, रिजिड बॉडी। अगर पार्टिकल की सेपरेशन वैल्यू चेंज हो रही है एक्सटर्नल फोर्स लगाने से तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। एक पेज गायब हो गया मुझे लगता। देखो अब हम रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, हेडिंग क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी।
अब हमने पोजीशन की बात कर रहे हैं। सेंटर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट। सेंटर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट है। जैसे कि अगर इस तरीके से ये है, कोई सिस्टम है, ये n पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके कहीं यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अब सेंटर ऑफ मास को किसके फॉर्म में लिखोगे? x, y, क्योंकि ये स्पेस में है, तो ये पॉइंट जो है x एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करेगा और y को भी करेगा, क्योंकि अगर इधर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गई? x और ये क्या हो गई? y। क्लियर? अगर 3 डायमेंशन में है तो x भी आएगा, y भी आएगा और z भी। अब अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लें, सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखते थे हम? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 अपॉन क्या हो जाता था? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, यही तो होता था। अच्छा, वेक्टर r सेंटर ऑफ मास, नीचे वाला जो है m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn को ऐड करोगे, ये क्या बन जाएगा? कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब जो भीतर जो है, भीतर ये m1 r1 प्लस m2 r2, ये सब क्या होते जा रहे हैं? ऐड। तो ऐड में क्या होता है? या तो इंटीग्रेशन करो या समेशन ओवर। ठीक है, तो यहां पर हम इसका ये क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्या लिख देंगे? बोलो, इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे? इसमें अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? r d m। बात समझ में आ गई? और इस m का भी मतलब क्या है? इस m का भी मतलब क्या है? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इनका सम क्या हो गया? dm। क्या हो गया? देखो, m इक्वल टू क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 है। और इसको हम क्या कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन ऐड करते चले जा रहे हैं। और जब इसको ऐड करते चले, कहने का मतलब क्या होगा? dm। क्या होगा? dm मतलब जो स्मॉल पार्टिकल हैं, जो सिस्टम का जो पार्ट है, dm पार्ट है। पहले क्या है? dm पार्ट। जब उसको ऐड करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, ऐड करते, टोटल dm को ऐड कर लोगे, वो क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। कहने का मतलब dm था और dm से हमने उसका टोटल निकाल लिया। जब टोटल निकाल लिया तो उसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो वही चीज है, देखो, अगर x एक्सिस के लिए हमें फाइंड करना है x का कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा? इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक, x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। और इसी इंटीग्रेशन dm को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। तो क्या बन सकता है? इंटीग्रेशन x dm अपॉन m। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन y dm और इंटीग्रेशन dm। जब ये, इसका मतलब क्या है? कैपिटल। सिमिलरली, ठीक, ये लिखा हुआ है, देखो उसी तरीके से x cm 1 अपॉन m x dm, y cm इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन y dm, z cm इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन z dm। कहीं सेंटर ऑफ मास भी लिख देते हैं। देखो, मैं सेंटर ऑफ मास लिखा रहा था, यहाँ पे केवल cm लिखा हुआ है। ठीक है, और वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो कर सकते हो। r ये x y ये क्या है? ये क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर के फॉर्म में करोगे तो इस पे वेक्टर लगा दोगे, ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर। अब वेक्टर क्या होगा? ये भी एक वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। और मास कैसी है? स्केलर। तो इस पे तो हम वेक्टर का यूज नहीं करेंगे। अब देखो, हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। हमारे पास क्या है? एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है,
सपोज दैट ये एक हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसकी जो विड्थ है बहुत स्मॉल है, ये एक्स और ये ठीक है। इसकी लेंथ क्या ले लो, इसमें कैपिटल है स्मॉल है, इसकी लेंथ ये जो है लेंथ है इसकी जो है वो कितनी है एल। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, इसका क्या हो जाएगा L,0। तो जो रॉड की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, लिमिट 0 से L, ठीक है। और ये जो इसकी विड्थ है वो बहुत थिन है, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी 0 to L, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है लेट ए बी, या कुछ भी ले लो ए बी, लेट ए बी इज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, further let its total mass M uniformly distribute over its line, over its entire, ठीक है। Consider as element length of the rod CD of length dx। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इससे x डिस्टेंस में जाकर के, कितने डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे जाकर के एक स्ट्रिप ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे और जिसका मास कितना होगा dm, बात समझ में आ गई। अब dm की वैल्यू फाइंड करो, dm की जब वैल्यू फाइंड करोगे, देखो L लेंथ का मास कितना है m, 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m/L, ठीक। और ये जो विड्थ है ये वाली जो विड्थ है ये है dx, क्या है dx, तो dx का मास कितना हो जाएगा m/L इंटू dx, क्लियर। तो dm हमारा क्या निकल आया m/L dx, ठीक है। dm समझ में आ गया। अब ये x एक्सिस पे तो लाई कर रही है रॉड, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा x एक्सिस पे, तो हम क्या लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन x dm x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अच्छा इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm की वैल्यू क्या है m/L dx अपॉन ये क्या बन जाएगा m, या इसे कैपिटल M ले लो, इसे सही है m। इतना क्लियर हो गया। m कहां जाएगा m/L, m/L बाहर आ जाएगा, m/L इंटू m इंटीग्रेशन x। अब इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं x टर्म का, और x की रेंज कहां से कहां तक है 0 से L, तो यहां लिमिट क्या रखेंगे 0 से L, 0 से L। तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m से m 1/L इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, यही तो होगा, पावर में ऐड हो जाता है अपन, पावर लिमिट कहां से कहां तक 0 से L इक्वल टू 1/L। एक बार x की जगह क्या रखोगे L, तो क्या आएगा L²/2, एक बार x की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0,
इक्वल टू क्या आया 1/L इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, एल से एल कैंसिल तो L/2। अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? उसके मिड पॉइंट पर। कभी तुमने देखा हो स्केल होती है, अगर उसके मिड पॉइंट पर रख दो तो टिकी रहेगी। जैसे उंगलियों से कॉपी घुमाते हैं, वो क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उन्हें उनका सेंटर मास पता होता है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, उन्हें पता पड़ जाता है। उंगली जैसे सेंटर ऑफ मास पे आई, कॉपी अपने आप घूमने लगेगी। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? बैलेंस करना ऑब्जेक्ट को। क्या करना? बैलेंस। ये पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। न्यूमेरिकल देखो अब। two bodies of mass 0.5 kg and 1 kg are lying in the xy plane point -1, 2 and 3, 4 respectively located the center of mass of the system। तो हमें क्या दे रखा है? x और y के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ये जो दे रखा है -1, 2, ये क्या हो गया हमारा? x1, y1 हुआ। अच्छा, दूसरा वाला क्या हुआ? x2, y2 कितना है? 3, 4। तो अब x सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो क्या लिखोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? m1 और ये m2 कितना? 0.5 इंटू x1 कितना होगा? प्लस m2 कितना है? 1, x2 कितना है? 3 अपॉन 0.5 प्लस 1। नहीं, सही है ना? अब देखो ये कितना हुआ? -0.5 प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 1.5। सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा? 2.5 अपॉन 1.5। अब पॉइंट से पॉइंट क्या होगा? कैंसिल। 5 5 जा 15 और 5 3 जा 15। तो कितना आ गया? 5/3। ठीक है। अगर यहाँ पर जो यूनिट लिखी हुई है सेंटीमीटर, तो उसी में आंसर आएगा आपका। ठीक है। अब बाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर और भी कोऑर्डिनेट होते तो बढ़ता चला जाता टर्म, प्लस m3 by3 प्लस m4 by4 अपॉन, बोलो m1 कितना है? 0.5, y1 कितना है? 2 प्लस m2 1 by2 4 अपॉन 0.5 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 10, 1.0 प्लस 4 अपॉन कितना हुआ? ये 5 अपॉन 1.5। इसका पॉइंट हटाओ 0, तो कितने से? 5 से कैंसिल करो तो कितना आ गया? 10/3 सेंटीमीटर। ठीक। ये देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल। Locate of a center of mass of a system of 3 particles of masses 1 gram, 2 gram and 3 gram placed at the corners of a equilateral triangle of 1 meter side। एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड कितनी यूनिट की हैं? 1 मीटर की। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। अच्छा, कॉर्नर पर कितना कितना मास रखा हुआ है? लोकेट ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 ग्राम। इस पर कितना है? 1 ग्राम। इस पर कितना है? 2 ग्राम। और इस पर कितना है? 3 ग्राम।
अब क्या करो, अब इसमें किसी भी कॉर्नर को आप रेफरेंस पॉइंट दो। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है 0, मतलब ऑरिजिन। क्या होता है? ऑरिजिन। तो अगर आप तो देखो ये जो है इसे ऑरिजिन पॉइंट दे दो। ये क्या हो गया? वाई, ये क्या होगी? एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? ऑरिजिन। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना है बोलो? 0,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,0। इसका फाइंड करना पड़ेगा। 0, इसे ले लो A, इसे ले लो B, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये क्या हो गया? D। जब ये राइट ट्रायंगल है तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक। अब ये कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? अब ये राइट ट्रायंगल बना कि नहीं बना? अगर इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो हमें क्या निकालना है? BD निकालना है। तो BD क्या हुआ? अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। तो कितना आ गया बोलो? OB कितना है? 1। OD कितना है? 1/2 और 1/2 का स्क्वायर तो कितना हो गया? अंडर रूट 1 माइनस 1/4। ठीक। 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना हुआ? कितना हुआ? अंडर रूट 3/4। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? रूट 3/4। अब तो देखो ये कितना हो गया आपका? ये कितना है? 1/2। कितना है? तो x हो गया 1/2 कॉमा, अभी ये परपेंडिकुलर हमने निकाला, ये कितना हो गया? रूट 3/4। इतना कंफर्म। देखो अब ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? x1 कॉमा y1। इसको क्या बोलेंगे? x2 कॉमा y2। इसको क्या बोलेंगे? x3 कॉमा y3। ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास निकालो। क्या लिखोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 कितना है? m1 कितना है? 1। m2 कितना है? 2। m3 कितना है? 3। तो 1 इंटू x1 कितना है इसमें? 0 प्लस m2 कितना है? 2। x2 कितना है? x2 कितना है? 2 प्लस m3 कितना है? 3। x3 कितना है? x3 1/2। m1 कितना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ? 4 प्लस डिवाइड करो 1.5 अपॉन 6। तो ये कितना हो गया? 5.5 अपॉन कितना हो गया? इसको हटाओ तो कितना हो गया? 1 अपॉन 12 11 अपॉन 12। पॉज कर लो। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा जो 11/12 होगा। 11/12। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई है। BD = √3/4 है, तो 4 का कितना बार आएगा?
2 बार आएगा तो यहाँ पर 2 होगा। अब इसी सिमिलरली बाई ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे अब इसका? बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 प्लस m3 बाई 3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 कितना है 1, बाई 1 कितना है बाई 1 0 प्लस m2 2 और बाई 2 कितना है 0 प्लस m3 कितना है 3 और बाई 3 कितना है √3/2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 0, तो ये कितना हो गया 3√3/2 इंटू 3 और 5 और 1 6, 3 से ये कैंसिल कर दो तो ये आपका आ गया √3/4। तो सेंटर ऑफ मास क्या आ गया आपका? सेंटर ऑफ मास एक्स सेंटर ऑफ मास बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया था 11/12, ये √3/4। मुझे लग रहा है ये अधूरा क्वेश्चन रह गया।